A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला करके मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है और इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। और इसके अलावा जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा कर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो को देख सकते हैं और ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट को आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए एक भी पार्ट आप लोग मिस मत कीजिएगा। आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 है और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे होगा सार्थक अंक और दूसरा टॉपिक हमारा होगा कोटिमान। यानी सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और कोटिमान क्या होता है और कोटिमान कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में पढ़ाऊंगा। और ये दोनों ही टॉपिक्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर 2022 में यानी 2022 का जब एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का हुआ था, सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के आए हुए थे और सेम वही क्वेश्चंस आए थे, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे जो मैंने करवाए हुए थे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक अंक, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा और मैं आपको पहले ही बता दूं ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे। 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को पढ़िएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं आखिर सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये होते क्या हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जा सकता है, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा आपसे यहाँ पे सार्थक अंक की डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाएगी, आपको यहाँ पे सीखना क्या है इस टॉपिक में, आपको सीखना है कि सार्थक अंक को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका यही दिया है जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपको अच्छे से आना जरूरी है। अभी मैं आप लोगों को सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए सभी इंपॉर्टेंट रूल्स डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आप इन नियमों को समझ जाएंगे ना तो सार्थक अंक के क्वेश्चंस आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला। तो बहुत ही ध्यान से इन रूल्स को समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम, इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी नियम लाइन से बता देता हूँ, क्रम से बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे सार्थक अंक ज्ञात करने के एक ही नियम तो है नहीं, कई नियम है, ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट रूल को समझेंगे। पहला रूल यहाँ पे क्या लिखा है? पहला रूल यहाँ पे लिखा है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अशून्य अंक। अब ये अशून्य अंक क्या होता है ये मैं आपको समझा दूं, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जीरो को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, जीरो को छोड़कर आपके जितने अंक आएंगे, ठीक है, जीरो को छोड़कर आपके जितने अंक आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो ये जो अंक आपके हो जाएंगे यही होंगे अशून्य अंक। ध्यान रखिएगा, शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा अशून्य अंक का अर्थ। अशून्य अंक का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो को छोड़ करके, जीरो नहीं आएगा इसमें क्योंकि अशून्य लिखा है, और जो जीरो होता है इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं ना। तो ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सो फर्स्ट रूल आपका लिखा है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं। जब आप एग्जाम्पल समझ जाएंगे ना तो आपको ये लाइन भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्या लिखा हुआ एग्जाम्पल में यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, जीरो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, फिर 3 6 4 8 ये आपका लिखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे 0.3648 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है वो 4 है। कितने सार्थक अंक हैं? 4 सार्थक अंक हैं। अब कैसे 4 सार्थक अंक है ये मैं आपको समझा देता हूं। रूल को पढ़िए, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे 0.3648 में देखिए अशून्य अंक आपके कितने दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे 3 6 4 8। ये जो चारों अंक लिखे हैं ये कैसे अंक हैं? अशून्य अंक हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे जीरो को देखेंगे ये तो आपका अशून्य अंक नहीं है, ये क्या है? ये तो शून्य है ना, तो ये तो सार्थक अंक हो नहीं सकता। साफ साफ यहाँ पे रूल में लिखा है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और अशून्य अंक क्या होते हैं? जीरो को छोड़ करके जो आपके अंक आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है? ये सब अशून्य अंक हैं। तो यहाँ पे ये जीरो तो सार्थक अंक होने नहीं वाला, तो इसको हम छोड़ेंगे, ये हो नहीं सकता। बचा क्या? 3 6 4 8, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। सार्थक अंकों की संख्या कितनी? आप बोलेंगे 4। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 0.3648 में 4 सार्थक अंक हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट रूल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चंस आपके आएंगे सार्थक अंक से रिलेटेड, आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे दूसरा रूल, सेकंड रूल क्या लिखा है, ये भी बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिखा है? 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस लाइन को आप कैसे समझेंगे? बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल समझाने जा रहा हूं। अगर एग्जाम्पल समझ गए तो ये लाइन आप समझ गए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ, मैं ऊपर लिख देता हूं, 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 लिखी हुई है, यानी 10 की घात 2 यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपसे पूछा जाए कि 6.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे? तो देखिएगा, आपको यहाँ पे 10 की घात से कोई लेना देना नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। जो भी हमें यहाँ पे करना है, ये जो आपका 6.4 लिखा हुआ है इसी में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो समझिएगा 6.4, अब यहाँ पे 6 और 4 लिखा हुआ है, ये तो दोनों ही कैसे अंक हैं?
अशून्य अंक है ना, जीरो तो है नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों अशून्य अंक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों ही सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 6.4 इंटू 10⁻² में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे इसमें 2 सार्थक अंक हैं। फिर आपको एक एग्जाम्पल और दिया गया है, क्या लिखा है, 6.4, ये तो आपका सेम ही लिखा है, इनटू पावर यहां पे चेंज की गई, 10⁻⁴ कितनी दे दी गई, 4 दे दी गई। यानी अब यहां पे 10 की घात क्या है, 4 है। तो देखिएगा साफ साफ रूल में लिखा है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें 10 की घात से कोई मतलब नहीं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। जो भी हमारा बेस होगा यहाँ पे 6.4 होगा, इसमें हम जो भी रूल अप्लाई करना होगा करेंगे। अब 6.4 में देखिए 6 और ये 4, ये दोनों ही आपके अशून्य अंक हैं, जीरो तो है नहीं, तो ये दोनों सार्थक अंक हैं। यानी 6.4 इंटू 10⁻⁴ में सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 2 ही होगी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको रूल्स नहीं पता होते सार्थक अंक ज्ञात करने के, वो घात के हिसाब से यहाँ पे अपना आंसर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 की घात 2 है, तो वो कह देते हैं हाँ कि इसमें 2 सार्थक अंक हैं, तो यहाँ पे तो चलिए हो गया, यहाँ पे पावर्स के बेसिस पे आपने सही कर लिया। लेकिन अब जब आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 की घात 4 है और आप बोलेंगे कि 6.4 इंटू 10⁻⁴ में यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 4 है, तो क्या ये सही है, नहीं सही है, गलत है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, रूल्स को पढ़िए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 10 की घात से हमारा कोई मतलब नहीं है, 10 की घात को देख करके सार्थक अंक आपको नहीं बताना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके आंसर यहाँ पे आपको गलत ही मिलेंगे। जो भी आंसर आप करके आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको आंसर्स आपके गलत ही मिलेंगे। 10 की घात से हमारा कोई मतलब नहीं। जो भी हम देखेंगे आगे जो यहाँ पे लिखा है, इसमें देखेंगे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे 6.4 इंटू 10⁻², इसमें सार्थक अंक देखेंगे तो 10 की घात से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जैसे अगर यहाँ पे आप 10 की घात को लेकर के कर भी देते, तो यहाँ पे 2 अंक आप बोल देते, ये तो आपका सही हो जाता। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ये तो वही बात हो गई कि गलत रूल लगाया, आंसर सही मिल गया, लेकिन हर एक बार ऐसा नहीं होता। अब इसके आगे जाइए, अब देखिए 6.4 इंटू 10⁻⁴ है। अगर यहाँ पे 10 की घात को देख करके अपना आंसर बताएंगे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 4 सार्थक अंक होंगे, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो मैंने आपको बता दिया ना कि घात पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, आपको कहाँ पे ध्यान देना है, आगे जो आपका ये आगे लिखा हुआ 6.4, यहाँ भी 6.4, यहाँ भी, दोनों में ही सार्थक अंकों की संख्या 2 है। ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू रूल 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आई होप जिन स्टूडेंट्स को रूल्स नहीं पता होंगे, अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि रूल तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया और रूल आपको पता चल गया ना। इससे पहले मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता था, जब मैं टेस्ट लेता था लास्ट ईयर, तो क्या करते थे, जब मैं घात वाले क्वेश्चंस को रखता था ना, तो वो क्या करे, पावर को देखे और पावर को बेस मान करके अपना आंसर बता दे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जो मुझसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स होते थे, वो अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट करते थे। अब देखिए डेली यहाँ पे नए स्टूडेंट्स जुड़ते रहते हैं, उनको नहीं पता होता कि मैंने सभी कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, रूल्स बताए हुए हैं, तो वो गलती करते हैं। और जो स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ता है, तो वहाँ पे गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अच्छे से आप लोग इस रूल को समझ गए होंगे, आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 10 की घात से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये हम कभी बेस नहीं लेंगे जब हम सार्थक अंक को बताएंगे। 10 की घात से कोई मतलब नहीं, जो आगे संख्या होगी उससे हमारा मतलब है, उसी के हिसाब से हम सार्थक अंक को काउंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हैं तीसरा रूल आपका क्या दिया गया है। तो तीसरा रूल यहाँ पे क्या लिखा है, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। अब इस लाइन को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल आपका क्या लिखा है, 5 है, 0 है, फिर पॉइंट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे बीच में पॉइंट लगा देता हूँ, पॉइंट लगाया, फिर उसके बाद 00, 0 0, फिर इसके बाद यहाँ पे
2 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे? तो रूल को पढ़िए, 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले। अब देखिएगा यहाँ पे 5 आपका लिखा है, ये कैसा अंक है? तो आप बोलेंगे अशून्य अंक है ना, 0 तो है नहीं 5 यहाँ पे। फिर इसके बाद लास्ट में देखिएगा 2, ये कैसा अंक है? अशून्य अंक है, 0 तो ये है नहीं, ये तो 2 है ना। तो समझिएगा 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य। अब यहाँ पे देखिएगा 2 अशून्य अंक हैं और इनके बीच में ही ये सभी 0 आपके आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। कहने का मतलब अब यहाँ पे जितने भी 0 आपके हैं, ये तीनों ही 0, ये तीनों ही शून्य अंक आप लोगों के 2 अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं। इसीलिए 50.002 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे सभी अंक आपके सार्थक हो जाएंगे। 5 सार्थक अंक यहाँ पे हैं, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50.002 में 5 सार्थक अंक हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि साफ साफ लिखा है 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 और 5 ये दोनों अशून्य अंक थे और इन अशून्य अंकों के बीच में ये तीनों शून्य अंक यानी तीनों 0 आ रहे हैं, ये तीनों 0, तो इसीलिए ये सभी यहाँ पे सार्थक अंक हो जाएंगे। ठीक है, यानी 5 सार्थक अंक इसमें होंगे। ये रूल आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए जो रूल्स बता रहा हूं ये नोट कर लीजिएगा विथ एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 4। यहाँ पे क्या लिखा है? यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं, यानी सभी अंक सार्थक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे? 0 पॉइंट, फिर इसके बाद क्या लिखा? 0.85। अब मैं आपसे पूछूं 0.085 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, तो आप क्या करेंगे? रूल को पढ़िएगा। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक से मतलब हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अशून्य अंक होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा ये रहा आपका दशमलव बिंदु, और दशमलव बिंदु के पहले क्या आपका यहाँ पे अशून्य अंक है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो देखिएगा यदि दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल अशून्य अंक नहीं है, यहाँ पे तो 0 है, 0 है। तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु के पहले यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अशून्य अंक नहीं है, यहाँ पे तो 0 है। तो दशमलव के बाद जो यहाँ पे शून्य अंक होगा उसको छोड़ करके जो आपके अंक बचेंगे वो सार्थक अंक होंगे। यानी दशमलव के बाद इस 0 को हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या? 8 और 5, ये दोनों ही कैसे अंक हो जाएंगे? सार्थक अंक। यानी 0.085 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे समझिए क्या लिखा है? 0.089, फिर इसके बाद 5 और 4 लिखा हुआ है। अब फिर से देखिएगा दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, तो देखिएगा ये दशमलव बिंदु है, दशमलव बिंदु के पहले चेक कीजिए, यहाँ पे आपको अशून्य अंक दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है, यानी दशमलव बिंदु के पूर्व अशून्य अंक नहीं है, यहाँ पे तो 0 है। ठीक है, तो अब दशमलव के बाद जो आपका 0 होगा, जो शून्य अंक होगा, उसको छोड़ करके जितने भी अंक आपके बचेंगे ये सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी 1 2 3 4 8 9 5 4, ये चारों ही आपके सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 4 सार्थक अंक हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल नंबर 4 जो आपका लिखा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है जैसे 0.085 तथा 0.08954 में क्रमशः 2। देखिएगा इसका वाला, ये वाला, इसमें 2 सार्थक अंक और इसमें
4 सार्थक अंक है। ये तो मैंने आपको ऊपर सॉल्व करके समझाया विथ एग्जाम्पल, विथ रूल, सब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या दिया है, जो कि लास्ट रूल यहाँ पे है, रूल नंबर 5 यहाँ पे, यदि दशमलव से पूर्व कोई अशून्य अंक है तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। अब इस लाइन को कैसे समझेंगे, इस एग्जाम्पल से समझेंगे। 8.0024 ये लिखा हुआ है। अब मैं आपसे पूछूं इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, तो रूल को पढ़िएगा। यदि दशमलव से पूर्व, या फिर आप बोल सकते हैं यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, तो देखिएगा ये रहा दशमलव बिंदु, और दशमलव बिंदु के ठीक पहले यहाँ पे अशून्य अंक तो है ही, यानी अशून्य अंक है यहाँ पे 8। कैसा अंक है, अशून्य अंक है ना, 0 तो है नहीं, ये तो 8 है, तो ये कैसा अंक है, अशून्य अंक है। तो यहाँ पे दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक है, तो जी बिल्कुल है यहाँ पे। तब दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक अंक होते हैं। तो जब दशमलव बिंदु के पूर्व यहाँ पे अशून्य अंक हैं, तो इसके बाद जितने 0 होंगे ये भी सार्थक अंक में काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट होंगे। यानी यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी सार्थक अंक हो जाएंगे। यानी 8.00240 में 6 सार्थक अंक हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो ये सभी रूल्स आपको अच्छे से पता होने जरूरी है। ये रूल्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सार्थक अंक नहीं ज्ञात कर पाएंगे। 5 नियम बताए हैं, विथ एग्जाम्पल बताया है, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है, गणनाएं करने के नियम। अब ये गणनाएं करने के जो नियम है ना, ये भी आपके सार्थक अंक से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट से रिलेटेड हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन करने के कुछ रूल्स दिए गए हैं। सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या है समझिएगा, लिखा हुआ है विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अब इस लाइन को पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब समझेंगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यानी उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, माना हमारे पास लंबाई की 3 मापें, कितनी, 3 मापें। सबसे पहली माप 34.8 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 1.324 सेंटीमीटर तथा 0.71 सेंटीमीटर है। तब इनका सार्थक अंकों में योग क्या हो जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, समझिएगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ ये हम समझेंगे। देखिए 13.8, इसमें सार्थक अंकों की संख्या आपसे पूछी जाए तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने कि दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में है। तो 34.8 आपका दिया है, 1.324 दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 0.71 दिया है। तो आप देखिएगा जो आपका यहाँ पे 34.8 लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। अब दशमलव के बाद यहाँ पे कितने सार्थक अंक आपके हैं, इससे पहले से अभी हम नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे। तो दशमलव के बाद यहाँ पे ये 8, एक यहाँ पे सार्थक अंक आपको दिख रहा होगा दशमलव के बाद ये, फिर इसके बाद इसमें देखिएगा आपका 1.324 लिखा हुआ है। दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक, 1 2 3, यहाँ पे तो 3 सार्थक अंक है। अब यहाँ पे देखिएगा 0.71 आपका लिखा है, इसमें पॉइंट के बाद 71 है, तो ये दोनों ही आपके सार्थक अंक आपके हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे, तो आप बोलेंगे जो 34.8 है इसमें दशमलव के बाद तो एक ही सार्थक अंक है, तो इसी को हम अपना क्या लेंगे, आधार लेंगे, और इसी के हिसाब से आगे की संख्याओं को डिसाइड करेंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। 34.8, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 34.8, ठीक है। दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक था। अब इसके बाद देखिएगा जो दूसरी माप यहाँ पे है
1.324 लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, केवल लिखेंगे 1 और फिर इसके बाद दशमलव के बाद हम लेंगे 3, बस यहीं तक लेंगे। अब ये 2 और 4 को हम छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो पहली माप थी इसमें हमने क्या किया था, देखिएगा 34.8 था, दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक 8 था, इसी को हमने आधार लिया। अब क्यों आधार लिया समझिए, अब पढ़िए। विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की दशमलव के बाद सबसे कम अंकों वाली मापों में से है। मापों में है ये आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद केवल यहाँ पे एक ही सार्थक अंक मिल रहा था। हमें जो 34.8 सेंटीमीटर वाली माप थी इसमें एक सार्थक अंक मिल रहा था, तो इसी को हमने लिया और इसी को आधार बना लिया। अब इसी के बाद देखिएगा 1.324 था, 324 था, तो हम क्या करेंगे, केवल 1.3 तक लेंगे। 24 से हमारा कोई मतलब नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें भी हम दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक को लेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 0.71 आपका लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो इस 1 को नहीं लेंगे, केवल हम लेंगे 0.7 आपका लिखा हुआ, इसको ले लेंगे। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपको 36.8 सेंटीमीटर मिलेगा। सो आई होप आपको ये वाला रूल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब भी आपसे यहाँ पे जोड़ या घटाने की बात की जाए, कोई माप आपको दी जाए, तो तीनों मापों को आप देखेंगे और देखेंगे कि किस में दशमलव के बाद सबसे कम सार्थक अंक आपको मिल रहा है। इन तीनों में जो 34.8 आपका लिखा हुआ था, दशमलव के बाद केवल 8 अकेला था ना, इसमें एक ही सार्थक अंक लिया हुआ था, एक ही सार्थक अंक है ना, इसमें एक ही सार्थक अंक है दशमलव के बाद, तो इसी को आधार लेंगे। यानी फिर इसके बाद जो आपका 1.324 था, इसमें केवल हम यहाँ पे दशमलव के बाद एक ही सार्थक अंक 1.3 और इसी तरीके से यहाँ पे 0.7, 1 को हम छोड़ देंगे, केवल 0.7 को लेंगे, ऐड कर देंगे 36.8, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऐड करने पे मिल जाएगा। तो ये पहला रूल क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सेकेंड रूल क्या दिया है। सेकेंड रूल यहाँ पे विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मापों में है। अभी इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। देखिएगा क्या लिखा है, यदि किसी आयताकार पटल की लंबाई लेंथ कितनी है, यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई ब्रेथ कितनी है 3.12 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल, देखिए आयताकार पटल की बात हो रही है, यानी आयत की बात हो रही है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ये आपको पता है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 4.3 सेंटीमीटर इनटू ब्रेथ, यानी चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे चौड़ाई आपको दी गई है 3.12, इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने पर आपको क्या मिलेगा 13, फिर इसके बाद लगाएंगे 0.416, ये आपको मिलेगा जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब क्योंकि देखिएगा लंबाई हमें सेंटीमीटर में दी गई है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर तो आएगा ही क्योंकि लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 13.416 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये शुद्ध सार्थक अंकों में नहीं है। क्यों नहीं है तो समझिएगा। इस प्रकार क्षेत्रफल में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये पांचों अंक सार्थक हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों अंक सार्थक अंक हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल में 5 अंक आते हैं, लेकिन लंबाई में केवल 2 ही सार्थक अंक हैं। अब लंबाई को देखिए, लंबाई क्या दी गई थी 4.3 और चौड़ाई यहाँ पे 3.12 दी गई थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लंबाई है इसको आधार लेंगे, इसी के हिसाब से हम सार्थक अंकों को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिएगा लंबाई में यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या आपको कितनी दिख रही होगी, पहले ये रूल को पढ़िए फिर इसको देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली मापों में है। अब 4.3 और 3.12 देखिए, इसमें आपको किसमें कम सार्थक अंक मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 4.3, इसमें तो 2 ही सार्थक अंक हैं। और देखिएगा यहाँ पे
दशमलव के बाद देखेंगे, केवल दशमलव के बाद बात की जाए तो 3 इकलौता ये सार्थक अंक आपका 3 है दशमलव के बाद, और दशमलव के पहले 4 आपका है सार्थक अंक, दोनों यहाँ पे सार्थक अंक है। और यहाँ पे देखिएगा 3.12 में देखेंगे तो ये तीनों सार्थक अंक है, और दशमलव के बाद देखेंगे तब भी यहाँ पे 1 और 2 ये दोनों सार्थक अंक है। तो कम सार्थक अंक आपको किस में दिख रहा है? लंबाई में दिख रहा है ना, तो यही तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यही तो रूल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रूल। फिर यहाँ पे इस प्रकार क्षेत्रफल में 5 अंक आते हैं, लेकिन लंबाई में तो केवल 2 ही सार्थक अंक है ना, 4.3 लिखा हुआ था ये लंबाई, और इसमें 2 ही सार्थक अंक है, इसीलिए हम कम वाले को आधार लेते हैं। इसमें ज़्यादा जिसमें सार्थक अंक है उसको हम आधार नहीं लेंगे, जिसमें कम है उसको लेंगे। तो लंबाई में तो 2 ही सार्थक अंक हमें दिख रहे हैं, तो क्या होगा, जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी हम क्या करेंगे, केवल 2 अंक लेंगे, 1 और 3 को। इसके बाद जो भी लिखा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। 13 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे शुद्ध सार्थक अंकों में क्षेत्रफल हमें 13 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ये हम लिखेंगे। तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो ये दोनों रूल्स भी आपको पता होने जरूरी है, जो गणना करने के नियम हैं, अगर ये आपको नहीं पता होगा तब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पे एक एक टॉपिक में आपका क्लियर करवा दूंगा, तो ये गणनाएं करने के नियम आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या दिया है। देखिए सार्थक अंक वाला टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सार्थक अंक आपका कंप्लीट हो गया ये टॉपिक आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखेंगे वो हमारा कोटिमान से रिलेटेड होगा। अब चलिए कोटिमान को हम यहाँ पे समझते हैं। तो कोटिमान आपका यहाँ पे देखिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोटिमान क्या होता है ये समझिएगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। लिखा हुआ है किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, क्लास 9th का टॉपिक आपका है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये कोटिमान हो गया। देखिए यहाँ पे हमें केवल रूल से मतलब है कि रूल क्या होते हैं, कोटिमान ज्ञात करने के लिए नियम क्या होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो कोटिमान ज्ञात करना, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हम समझेंगे। तो देखिएगा कोटिमान हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। ये आपको पता होनी चाहिए, ये लाइन ध्यान रखिएगा। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 550 लिखा हुआ है, 550 लिखा हुआ है। अगर इसका कोटिमान ज्ञात करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हमें 10 की घात के रूप में बदलना होगा। और कैसे बदलना होगा समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम इसको 10 की घात के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे, 5 लिखेंगे, 0 लिखेंगे। दशमलव कितने अंक के बाद, 1-2 अंक के बाद लगाया है तो 10 की घात यहाँ पे उतनी ही बढ़ जाएगी, 10 की घात यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव कितने अंक के बाद 1-2 यहाँ पे लगाया तो 10 की घात 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो लाइन लिखी हुई थी ये लाइन आपकी फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो रही है। किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उस संख्या को 10 की घातों के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले। अब दशमलव बिंदु से पहले संख्या का एक अंक 5 आपको दिख रहा होगा तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद हो, तो शेष अंक दशमलव बिंदु के बाद 5 और 0 आपको दिख रहा होगा, लिख दिया ना। फिर यहाँ पे 10 की घात 2 हो गई, ठीक है। तो ऐसे चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखिए एक बड़ी संख्या आपको दी गई है, ये मैं आपको समझाता हूं चेंज करके। 30 लिखा हुआ, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है,
फिर इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। रुकिए मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ, ये 4 जीरो लगा हुआ था, ये लगा दिया। अब इसको कहा जाए कि आप इसको 10 की घात के रूप में चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे, देखिए 3 लिखेंगे, 3 के बाद जस्ट आप पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाया, फिर इसके बाद देखिएगा आगे आपको क्या करना है, यहां तक आप समझ गए। यहाँ पे 3 के बाद जस्ट हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 1 ये लिख सकते हैं, और इनटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 की घात यहाँ पे 6 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट कितने अंक के बाद लगाया हमने, तो देखिएगा यहाँ पे लगाया था ना, यहाँ पे पॉइंट लगाया था, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद हमने लगाया हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए 10 की घात यहाँ पे 6 हो जाएगी और 3.01 यहाँ पे रहेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप सॉल्व करेंगे 3.01 ये कीजिए, और 10 की घात 6 का मान क्या होता है, 10 की घात 6, इसका मतलब क्या होगा, 10 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पे देखिए 10 गुणे 10 ऐसे करेंगे, फिर इसके बाद 3 बार, फिर इसके बाद 4 बार, ठीक है, 4 बार, फिर 5 बार करेंगे, फिर इसके बाद 6 बार करेंगे। ऐसे 6 बार जब आप मल्टीप्लाई करवा लेंगे, जो आपको मिलेगा 10 की घात 6 का मान जो आपको मिलेगा, उसकी मल्टीप्लाई आप 3.01 में कराएंगे तो आपको सेम यही मिलेगा ऊपर वाला, ठीक है। यानी हमने बिल्कुल सही चेंज किया है। तो ऐसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए सबसे पहले 550 को हम क्या लिख सकते हैं, 5.50 इंटू 10⁻², और संख्या जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है 301, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 जीरो लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे 3.01 इंटू 10⁻6 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें 10 की घात के रूप में चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। यहां तक समझ में आया। अब आगे देखेंगे, इस प्रकार दी हुई संख्या दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है। ये तो मैंने आपको बताया। पहली दशमलव वाली संख्या तथा दूसरी संख्या 10 की घात वाली संख्या है, ये भी ऊपर मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या 1 इंटू 10 के वर्गमूल, अर्थात यहाँ पे देखिए 1 इंटू 10 है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा हुआ है, सॉल्व करने पर 3.16 ये मिलेगा। तो 3.16 से बड़ी है अथवा छोटी है, कंपेयर कराते हैं। देखिए जब 10 की घात के रूप में चेंज कर लेते हैं, जैसे आपका ऊपर क्या दिया हुआ था, मैं आपको समझा ही देता हूँ। यहाँ पे 550 आपका है, ठीक है, 550 था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, फिर 5 0 लिखेंगे इंटू 10⁻², ये आपका हो जाएगा। अब ये 10 की घात 2 आया क्यों, क्योंकि देखिए दशमलव हमने कैसे लगाया, 1 2 2 संख्या के बाद यहाँ पे तो 10 की घात 2 यहाँ पे बढ़ेगी। और रूल तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, ये दशमलव क्यों यहीं पे लगा, इसका रूल मैंने आपको ऊपर समझाया। तो हमें क्या मिला, देखिए यहाँ पे अब हमें दो संख्याएं मिल चुकी हैं, एक तो दशमलव वाली संख्या है और एक तो यहाँ पे घात वाली संख्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, यह दो संख्या मिल गई। अब हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्या ये 3.16 से बड़ी है अथवा छोटी है। दशमलव वाली संख्या में ही हम जो देखेंगे, यानी दशमलव वाली जो संख्या होगी इसको हम कंपेयर कराएंगे 3.16 से। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आया। फिर इसके बाद देखेंगे पहला पॉइंट, यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 के बराबर या इससे छोटी है, देखिए समझिएगा, अगर 3.16 के बराबर है या फिर इससे छोटी है, तब संख्या का कोटिमान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा। यानी 10 की घात में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3.16 है, इससे हम कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। अगर जो संख्या हम दशमलव वाली संख्या को कंपेयर कराएंगे, अगर वो 3.16 के बराबर, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 3.16 ऐसे लिखा हुआ मिले, 3.16 इंटू 10⁻², इसका कोटिमान पूछा जाए, ठीक है, तो इसका कोटिमान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ना कि साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि अगर 3.16 के बराबर होगी तो संख्या का कोटिमान ये 10 की घात 2 ही आपका हो जाएगा, ठीक है, बराबर होने पर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे
3.16 से छोटी संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3.15 लिख देता हूँ। अगर 3.15 इंटू 10⁻² होता, यानी 3.16 से छोटी संख्या होती यहाँ पे जो दशमलव वाली है, तब भी आपका कोटि मान 10⁻² ही होता। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा। यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 के बराबर या इससे छोटी है, तब संख्या का कोटि मान 10⁻³ वाली संख्या के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी ऊपर हमने किया 550 था, इसको हमने चेंज किया, हमें 5.50 इंटू 10⁻² मिला हुआ था ना, ठीक है। अब देखिए ये जो दशमलव वाली संख्या है, इसको हम कंपेयर कराएंगे 3.16 से। देखिएगा जो 5.50 है ये 3.16 से छोटी है या बड़ी है? तो आप बोलेंगे 5.50, ये तो बड़ी है। तो जब बड़ी है तो क्या होगा? यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है, तब संख्या का कोटि मान 10⁻³ वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 10⁻³ क्या थी? 2 थी ना, तो 10⁻²। अब क्योंकि 5.50 ये 3.16 से बड़ी है, तो इसमें +1 हमें करना होगा, और 10⁻³ ये इसका कोटि मान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए 5.50 इंटू 10⁻², इसका कोटि मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10⁻³ होगा। ध्यान रखिएगा। तो ये 2 रूल आपको पता होने चाहिए कोटि मान के। बस देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, अगर किसी संख्या का कोटि मान पूछा जाता है, अगर वो 10⁻³ के रूप में बदली नहीं गई है, तो सबसे पहले आपको पावर के रूप में चेंज करना होगा, और रूल के हिसाब से जो ऊपर मैंने आपको रूल बताया हुआ था चेंज करेंगे। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 550 का कोटि मान क्या होगा। अब देखिए ये संख्या आपकी 10⁻³ के रूप में बदली नहीं गई है, तो बदलेंगे सबसे पहले इसको। कैसे बदलेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.50 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने 10⁻³ के रूप में चेंज कर लिया, पहला काम हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये जो दशमलव वाली संख्या है, इसको हम कंपेयर कराएंगे 3.16 से, ठीक है। 3.16 से कंपेयर कराएंगे। देखिए अगर 3.16 के बराबर ये संख्या होती या फिर इससे छोटी होती, तब जो 10⁻² लिखा हुआ था यही आपका कोटि मान हो जाता, पावर में कुछ भी बदलाव नहीं होता। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे 5.50 ये 3.16 से क्या है? ये तो बड़ी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या है तो यहाँ पे जो 10⁻² है, इसमें हम क्या करेंगे? एक घात बढ़ाएंगे, +1 करेंगे, और 10⁻³ ये इसका कोटि मान होगा, ठीक है। यानी ये दूसरा वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यदि दशमलव वाली संख्या 3.16 से बड़ी है, तब संख्या का कोटि मान 10⁻³ वाली संख्या में एक घात बढ़ाने पर प्राप्त होगा। तो हमने एक घात बढ़ाई ना, 10⁻² से 3 किया ना, तो ये आपका हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक छोटी संख्या लिखी होती, जैसे 3.16 से हम कंपेयर करा रहे हैं, यहाँ पे लिखा होता 3.14 लिख देता हूँ, इंटू 10⁻² लिख देता हूँ। अब इसका कोटि मान पूछा जाए तो आप कंपेयर कराएंगे। देखिए 3.14 3.16 से ये कैसी संख्या है? आप बोलेंगे छोटी है। जब छोटी है तो 10⁻² ही यहाँ पे कोटि मान हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3.14 की जगह 3.16 लिखा होता, यानी इसी के बराबर ही लिखा होता, ये तो 3.16 के बराबर ही लिखा हुआ है, तब भी हम 10⁻³ में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम 10⁻² ही आपका होगा। चेंज जब होगा जब यहाँ पे ये ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी होगी 3.16 से, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों रूल आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाया भी गया है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा 3.01 क्या लिखा हुआ है? 3.01, ठीक है, और गुणे 10⁻6 लिखा हुआ है। अगर इसका कोटि मान मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? देखेंगे ये जो दशमलव वाली संख्या है, इसको आप कंपेयर कराएंगे 3.16 से, 3.16 से कंपेयर कराएंगे। अब देखिएगा 3.0 आगे लिखा हुआ है, जब 0 लिखा तो इसका मतलब 3.01 लिखा है। ये कैसी हो जाएगी संख्या? ये छोटी है, ध्यान रखिएगा। 3.01 ये 3.16 से छोटी संख्या लिखे, इसीलिए इसका कोटि मान 10⁻6 ही होगा, कुछ चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा 3.01 इंटू 10⁻6 में 3.01 संख्या 3.16 से छोटी, अतः इसका कोटि मान 10⁻6 ही होगा।
ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा, एक अन्य संख्या आपकी दी गई है, यहाँ पे क्या है 3.48 लिखा हुआ है इंटू 10⁻⁶ आपका लिखा हुआ है। अब इसको आप कंपेयर कराएंगे, ये दशमलव वाली संख्या है 3.16 से, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 3.48 ये बड़ी है संख्या। जब बड़ी है तो 10 की घात 6 में एक घात बढ़ाएंगे तो हमें 10 की घात 7 मिलेगा और 10 की घात 7 इसका कोटिमान होगा। ये देखिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है 10 की घात 7 प्राप्त हो रहा है। तो इसी के साथ आप लोगों का इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चैप्टर की समरी बताने जा रहा हूँ, यानी इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, जो अभी तक हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी चैप्टर समरी लिखी हुई है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसी राशियां जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का यही पढ़ाया हुआ था। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या हैं, ये सब मूल राशियां हैं, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए ये चैप्टर की समरी लिखी हुई है, जो अभी तक आपने पढ़ा वही शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न राशियां प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। समतल कोण तथा घन कोण ये दो पूरक राशियां हैं, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। फिर यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्या लिखा है कि एक प्रकाश वर्ष में 10 की घात 13 यानी 10⁻13 किलोमीटर तथा 10⁻16 मीटर होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर आप लोगों को 10 की घात 16 यानी 10⁻16 मीटर, ये लगभग लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये क्या होता है, लगभग, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा एक प्रकाश वर्ष में ये किलोमीटर में लिखा हुआ है 10 की घात 13 किलोमीटर, ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ था, तथा 10 की घात 16 मीटर होते यही, यानी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर 10 की घात यहाँ पे क्या हो जाती है 10⁻16 मीटर लगभग के। तो ये आपका क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे देखिएगा एक और पॉइंट लिखा है कि एक पारसेक में, समझिएगा, एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। ये आपको थ्योरी पार्ट में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे दिया गया, केवल समरी में दिया गया है। तो इसे नोट कर लीजिएगा कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। आपसे पूछा जाएगा कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो आप बोलेंगे 3.26। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, ऐसे यंत्र जिनकी सहायता से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, मापक यंत्र कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है, वर्नियर का अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई अपॉन में वर्नियर पर बने भागों की कुल संख्या, ये आपका हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखा है, किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखने पर प्राप्त निकटतम मान उस राशि का कोटिमान कहलाता है। जस्ट अभी ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया। तो ये आपकी चैप्टर की समरी हो गई, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब कल से मैं आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट 3 पार्ट में मैंने आपका फिनिश कराया। इन तीनों पार्ट्स को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर थ्योरी आपकी प्रिपेयर होगी ना, तो जब मैं कल क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।